कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सोनिका लेखपाल ब्लॉग्स में और ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ऑफिस से। अभी 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक का जो भी काम होता है वो तो मैं फिनिश कर चुकी हूँ। आगे का काम अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जब हमारे साथी टीम जो और भी आ जाएगी तो फिर आगे का काम हम स्टार्ट करेंगे। आज जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे रेडियो स्टूडियो में आने वाले हैं वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी, जो कि पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण के लिए ही कार्य करते हैं। तो उनके साथ आज हमारा इंटरव्यू है। तो सर के साथ में बातचीत करके बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सर के साथ में बातें करने के बाद बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में भी वो शेयर करूंगी। मुझे है आज बहुत सारा काम, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी हो जाने के बाद मैंने और रजत भैया ने जाना है देहरादून, क्योंकि वहाँ से हमें लेना है बहुत सारा सामान। जैसे कि आजकल हम दोनों के ही दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। रजत भैया का मोबाइल चोरी हो गया था तो उन्हें ही लेना है मोबाइल, और मेरी कानों की बालियाँ खो गई थी तो मुझे लेनी है वो। तो इसके लिए हम दोनों ऑफिस की छुट्टी हो जाने के बाद 4 बजे के बाद हम निकलेंगे देहरादून के लिए और फिर मिलते हैं आप सभी से। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें करने के बाद हमारा सर के साथ में हो चुका था इंटरव्यू शुरू, और सर ने हमें पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी बातें बताई। साथ ही पर्यावरण के महत्व के बारे में भी बताया और बहुत सारी बातें हुई कि किस तरह से आज धीरे धीरे करके पर्यावरण से बहुत सारे पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं वृक्ष मित्र त्रिलोक चंद्र सोनी जी से ही कि वो पर्यावरण के बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल सही सोनिका जी। हम हैं पर्वतीय अंचलों के पहाड़ों की गोद में रहने वाले, और जीवन की शुरुआत भी पहाड़ों से ही हुई। लगता है कि प्रकृति ने हमारा जन्म शहरों के बजाय पहाड़ों में गरीब परिवार में दे दिया। तो मैं मूलतः जो है कि जनपद चमोली का ग्राम सभा पूर्णा विकास खंड देवाल का रहने वाला हूँ जी। और ये चमोली जनपद का सीमांत विकास खंड है देवाल। बस ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में ही पढ़ लिख के बड़ा हुआ हूँ। देखिए, पर्वतीय अंचलों का रहने वाले हैं और हम लोगों के जो व्यवसाय चला करता था, हमारे माता पिता जो गांव के लोग थे, तो पहले ज़माने में विशेषकर जो है कि पशुपालन का ही काम किया करते थे जी। और जब पशुपालन का काम किया करते थे उनके चारे के लिए, घास के लिए गांव के अमूमन जो बहु बेटियाँ होते थे वो जाया करते थे। तो मेरी माँ भी थी, तो वो भी गाँव में घास के लिए भटका करती थी, इधर-उधर जाया करती थी। जब हम स्कूल से आते थे तो लगता था कि यार घर में कोई है ही नहीं, क्यों माँ घास के लिए गई है, माँ गाय-भैंसों के लिए जंगलों में चुगाने के लिए गई हैं। तो लगा यार क्यों नहीं है? जैसे मेरी माँ भटक रही हैं, मेरे गाँव की बहू बेटियाँ जो है कि जंगलों में घास के लिए इधर-उधर जा रहे हैं, क्यों ना इनके लिए काम किया जाए? काम करने की जो प्रेरणा मिली है, वो मेरे माता-पिता से मिली है। और अगर शायद वो गाय-भैंसों का पालन नहीं किया करते, गाय-भैंसों के लिए जो है कि चारे के लिए जंगलों में नहीं भटका करते, तो शायद आज डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी वृक्ष मित्र भी नहीं होता, बल्कि एक सिंपल गाँव का आदमी बन के रहता। उसमें प्राइवेट स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। मेरी शिक्षा दीक्षा जो भी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की उस समय जो है कि राजकीय विद्यालय भी नहीं हुआ करते थे। प्राथमिक विद्यालय को आधारित विद्यालय कहा करते थे। उस विद्यालय में पढ़ा हूँ गाँव के, क्योंकि गाँव से नज़दीक भी नहीं होता, विद्यालय दूर ही हुआ करते थे। तो मेरे गाँव से लगभग जो है कि वो 1 डेढ़ किलोमीटर दूर था प्राथमिक विद्यालय। तो वहाँ पर मैंने अपनी 5 तक की शिक्षा प्राप्त की और 6 से लेकर के 12वीं तक की मैंने राजकीय इंटर कॉलेज देवाल से किया, जो अमूमन हमारे गाँव से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर था। जी। और उसके बाद जो है कि जो ग्रेजुएशन किया मैंने वो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर से किया, बीए, और एमए, बीएड, पीएचडी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से किया हुआ है। बस चलता रहा, जीवन में चलता रहा, विषय मेरा भूगोल रहा, तो लगा कि ये जीवन शायद प्रकृति ने दिया है, माँ-बाप तो हमारे संरक्षक हैं, क्यों ना इस प्रकृति के लिए सेवा की जाए। और इसलिए मैंने ये जिम्मा मैंने भी नहीं उठाया, बल्कि ये प्रकृति ने मुझे ये जिम्मा दिया कि तू इस सेवा का कर, और मैं उसके लिए आगे काम कर रहा हूँ। कपड़े आपके ग्रीन हैं, तो ये कैसे इसकी शुरुआत हुई सर? मैंने बिल्कुल आपके जो हरे वस्त्र धारण किए हैं, अगर सच हकीकत में देखा जाए, तो ये भी जो मुझे मेरे दिमाग में एक सुझाव दिया, वो मैंने नहीं बल्कि प्रकृति ने दिया।
जी। पहले मैंने कुर्ता पैजामा बनाया हरा वाला, फिर उसके बाद मैंने वास्कट बनाया, फिर टोपी बनाई, फिर हरे जूते लिए, फिर हरी जुराब। भले दिक्कतें हुई, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई, आज भी मुझे बड़ी दिक्कत होती है, हरी जूते ढूँढने में, मिलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेट पे सर्च करना पड़ता है, कई-कई बार बाज़ार में तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो यही ऋषिकेश से मैं जो कि कोई यहाँ पर जो है कि कपड़े की दुकान है नीचे, क्योंकि वो गुप्ता जी हैं क्या हैं, उनके यहाँ से मैं पूरा ही एक थान ले जाता हूँ जब भी ले जाता हूँ। जी। उन्हें पता है कि भाई ये आदमी आएगा मेरे यहाँ से ले जाएगा, तो मैं पूरी जब अपने हरे कपड़े ले जाता हूँ तो वो कम से कम जो है कि पूरा थान ले जाता हूँ। एक थान में 3 सूट बन जाते हैं, मेरे 2 साल करीबन चल जाते हैं। ये कपड़े क्या होता है, इनका कलर उड़ जाता है। इन कपड़ों का पहनने का पीछे का महत्व ये है कि इस जहाँ भी मैं जाऊँ, शादी में जाऊँ, विवाह में जाऊँ, कोई कार्यक्रमों में जाऊँ, तो वो मैं अपने कपड़ों से भी इस पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दूँ। जी। इसलिए मैंने ये वस्त्र धारण किए। बशर्ते हैं लोग कह देते होंगे यार पता नहीं इसका क्या मकसद होगा। अगर वो लोग जो सुन रहे हैं इस आपके रेडियो के माध्यम से सुनीता जी, तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों से मेरा इन हरे कपड़ों का पहनने का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का एक संदेश देना, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां बदल रही हैं, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कैसी स्थितियां हमारे सामने आए हैं, आ रहे हैं। अगर हमने समय रहते हुए उनको नहीं रोका, तो आने वाले पीढ़ी का भविष्य तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो कमजोर होगा, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और इसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मा उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आज मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठेगा। तो वक्त होते हुए जब उस प्रकृति ने मुझे ये सुझाव दिया है, ये काम करने का ज़िम्मा दिया है, तो मैं उस ज़िम्मे का, उसके जो मुझे ये आशीर्वाद स्वरूप में ये मिला हुआ है, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और इन हरे वस्त्रों से आप देख रहे हैं कि मेरे आगे वृक्ष मित्र लिखा हुआ, जी। फिर हम पेड़ों के साथ एक मित्रता करें। अगर आप मेरी पीठ पीछे देखते हैं, तो मेरे पीठ पीछे जाकर देखेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ कि मेरा पेड़, मेरा दोस्त, मेरा वृक्ष, मेरा मित्र अभियान लिखा। आओ मिलकर हरित प्रदेश, देश व राष्ट्र को बनाएंगे, या हरित संसार को बनाएंगे। क्योंकि ये काम जो है कि एक निश्चित एरिया माने कि पूरी दुनिया के लिए हमारे द्वारा किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं ही नहीं बल्कि हम सब मिल करके अपना क्षेत्र, देश को, लोग साथ मिलकर पूरे दुनिया को ये बताएं, संसार को बताएं कि प्रकृति बचाने में देवभूमि मेरे पहाड़ उत्तराखंड का एक विशेष योगदान रहा है। तो यहाँ पर सर के साथ में ढेर सारी बातें करने के बाद 4 बजे मेरी हो चुकी थी ऑफिस से छुट्टी, और मैं जा रही थी अपने रूम की तरफ। लेकिन ये जो सड़क है वो इस तरह से बदहाली की हालत में पड़ी हुई है। जब चुनाव होने वाले थे तो ये सड़क उस समय पर बन रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए वैसे ही ये सड़क ऐसी ही बदहाली की हालत में पड़ी हुई है। सड़कें भी सोचती होंगी कि चुनाव हर साल आएँ तो उनकी हालत सुधारी जाए, लेकिन इन बेचारी सड़कों को भी 5 साल का इंतज़ार करना होता है अपनी हालत को सुधारने के लिए। खैर हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमें जल्दी जल्दी निकलना है रूम की तरफ, क्योंकि अभी 4:30 वक्त हो चुका है और हमें जाना है देहरादून की ओर। शाम का वक्त है तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के हमें देहरादून से ऋषिकेश वापस भी आना है। तो चलिए दोस्तों, हम किस काम से देहरादून जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, और वहाँ का जो व्यू है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो यहाँ पर हमने देखा कि जाते हुए तो उतना जाम नहीं था, लेकिन देहरादून से जो गाड़ियाँ ऋषिकेश की ओर आ रही थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जाम था। और वैसे ही यात्रा का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उनकी वजह से भी जाम लग रहा है। वैसे भी ऋषिकेश और देहरादून में तो जाम लगा ही रहता है, लेकिन इस टाइम पे गर्मियों का वक्त है तो थोड़ी सी परेशानियां तो हो ही रही हैं सभी को। और ख़ास करके जो दोपहिया वाहन वाले चालक हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सिर पर धूप पड़ती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जो कार वगैरह में होते हैं उन्हें उतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना होता है। तो देहरादून जाते हुए हम भी बस यही सोच रहे थे कि काश लौटते हुए जाम ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और अगर आते हुए जाम होता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो फाइनली जिस काम के लिए हम आए थे देहरादून वो हमारा हो चुका था। यहाँ पर हमने ले लिए थे 2 मोबाइल, और जो कि हमें बहुत अच्छे रेट पे भी मिल गए थे। वैसे मेरे पास मोबाइल था लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका था। अभी मेरे मोबाइल को हो गए थे 3-4 साल और थोड़ा सा दिक्कतें वो करने लग गया था, तो मैंने नया एक मोबाइल ले लिया है। और अब बस कुछ टाइम तक देखते हैं ये भी कितना चलता है, क्योंकि मेरे से तो मोबाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होते रहते हैं। फाइनली हमने यहाँ पर 2 मोबाइल लिए और रजत भैया ने भी यहाँ पर अपने लिए लिया और एक मोबाइल मैंने अपने लिए लिया। अब बारी थी हमारी वापस जाने की, क्योंकि हमें हो चुका था बहुत ज़्यादा लेट और 6:30 देहरादून में ही बज चुके थे। तो अब चलते हैं हम ऋषिकेश की ओर। तो इतनी भागा-दौड़ी करने के बाद हम ऋषिकेश आते हुए हमें यहाँ रास्ते में दिखा गन्ने का जूस, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन यहाँ पीछे जो आप ये ठूँठ जैसे पेड़ देख रहे हैं, इन्हें देख के मेरा मन हो चुका था बहुत ज़्यादा उदास कि कैसे इंसान प्रकृति को अपने फ़ायदे के लिए इतना नुकसान पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर हमने पिया गन्ने का जूस और फिर चले हम ऋषिकेश की ओर। लेकिन रास्ते में हमें दिखा ये प्यारा सा व्यू इतना अच्छा हो और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं ये तो हो ही नहीं सकता था। तो चलिए देखते हैं ये प्यारी सी जगह है। बात करूं तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं शाम के, और इस टाइम पे हम यहाँ पर हैं। हम देहरादून गए थे कुछ काम से, वो काम हमारा हो चुका है। यहाँ पर मैं हूँ और रजत भैया हैं, हम दोनों ही देहरादून आज गए थे और अब जा रहे हैं हम ऋषिकेश। तो आते हुए हमने यहाँ पर ये जगह देखी थी। मैं अब जा रहे हैं हम ऋषिकेश की ओर। और वैसे तो ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्मी हो रही है, और इसी गर्मी के चलते इस जगह को छोड़ने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर है वो हमें एक पॉजिटिव वाइब दे रहा था। लेकिन यहाँ बिल्कुल अंधेरा होने वाला था और जंगली जानवरों का डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। मैं तो पहली बार इस जगह पर गई, लेकिन रजत भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पर जंगल में आने पे हाथी भी कभी कभार आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि हमें बस अब जल्दी से जल्दी अपने रूम की तरफ जाना चाहिए और फिर चले हम ऋषिकेश की तरफ। और जब हम आ रहे थे रास्ते में मुझे ऐसा लगा, जब हम चंद्रबदनी गए थे तो वहाँ भी सेम ऐसी ही रोड थी और ऐसी ही अंधेरा हमें वहाँ से लौटते वक्त हो चुका था। तो मुझे वहाँ का रास्ता सेम याद आ रहा था। हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम जैसे चंद्रबदनी से ऋषिकेश की ओर आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे हम देहरादून में थे तो चंद्रबदनी वाली वाइब हमें आ रही थी। फिलहाल के लिए रजत भैया तो यहाँ पर स्कूटी चलाते चलाते थक चुके थे, क्योंकि वो सुबह से ही ट्रैवल कर रहे थे। और मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं स्कूटी चला लेती हूँ, लेकिन उन्हें तो लगता है कि पापा की परियां पैरों से ब्रेक मारती हैं, तो इसके लिए उन्होंने मेरे पास स्कूटी चलाने के लिए नहीं दी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और उनसे नाराज़ भी थी। खैर हमें यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा रात होने लग गई थी, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि वो मुझे अक्सर अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे दिया करते हैं। लेकिन इस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो मुझे गाड़ी नहीं दे सकते थे चलाने के लिए, और मैंने तो बहुत ज़्यादा जिद नहीं की और ना ही उन्हें मेरे हाथों पे भरोसा था कि मैं हाथों से ब्रेक लगाऊंगी, क्योंकि उन्हें तो अक्सर यही लगता है कि जो बाबा की परियां होती हैं वो पैरों से ब्रेक लगाती हैं। खैर ये रहा एक मजाक। अब आप यहाँ का व्यू देखिए, और यहाँ का जो नाइट व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फाइनली दिन भर का काम निपटा के अब मैं पहुंच चुकी हूँ रूम पे, और अब हो रही है हमारी खाने की तैयारी। दिन भर का जितना भी काम होता है वो सब अब हमने निपटा चुके हैं। और अभी मैं टाइम की बात करूँ तो रात के 9 बज चुके हैं और अब जाकर हम रूम पर पहुँचे हैं जस्ट कुछ देर पहले ही।
और बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना तुम इतने सारे लोगों का अकेला बनाते हो, तो ऐसा नहीं है, सब लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर विमल भैया हैं, तो आप क्या करते हैं खाने में? आटा लगाते हैं, आटा। और देखो आटा लगाते हैं, बोल तो ऐसे नहीं जैसे पूरी बारात का आटा लगाते होंगे। हम पूरी बारात का आटा लगाते हैं। तो ये आटा गूंथ देते हैं और उसके बाद यहाँ पर रजत भैया क्या कर रहे हैं? रजत भैया बना रहे हैं यहाँ पर कटहल की सब्जी, जो कि हमने बस थोड़ी देर पहले कट की थी। और उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि रोटी में ये लोग बनाते हैं भारत का नक्शा, और कई बार तो श्रीलंका भी उसमें ऐड कर देते हैं, तो इसलिए रोटी मैं ही बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।